2023-24 का जो आम बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, वह ऐसा बजट था जो भारत की आर्थिक समस्याएं जो हैं उसमें इस बजट में उन समस्याओं का कोई निवारण या उन समस्याओं को इंगित तक नहीं किया गया। आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि पूरे बजट में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया। पुअर, गरीब का शब्द का प्रयोग भी मात्र 2 दफा पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया। इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आम बजट किसके लिए बनाया गया था और इसका फोकस कौन था। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे। 2021-22 में देश की जीडीपी 232,14,703 करोड़ वित्त मंत्री जी ने बताई थी और ये भी बताया कि नॉमिनल ग्रोथ 11.1% रहने की उम्मीद है। उसके अनुसार 22-23 की जीडीपी 258 लाख करोड़ रुपया होनी चाहिए थी, पर 2021-22 की जीडीपी को फिर रिवाइज किया गया। जो पहले 232.14 लाख करोड़ बताई गई, उसको 236.64 लाख करोड़ रुपया उसको रिवाइज किया गया। आज के बजट भाषण में जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है 2022-23, इसकी जीडीपी 273 लाख करोड़ बताई। अर्थात अगर हम इसका विश्लेषण करें तो नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ होता है 15.4%। नॉमिनल जीडीपी में अगर 15.4% की ग्रोथ है तो रियल जीडीपी कम से कम डबल डिजिट में होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी और आर्थिक सर्वेक्षण में इसको 7% पर बताया गया। क्या सरकार बताएगी कि ये 7% ही क्यों है? क्योंकि जो आपके बजट के जो नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स हैं वो तो कुछ और ही व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो एस्टिमेट किया था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10,67,889 करोड़, 10.678889 करोड़, जबकि रिवाइज एस्टिमेट में वो 10,53,862 करोड़ हुआ। मतलब जो पूंजीगत खर्चा सरकार करना चाहती थी वो भी पूरा नहीं कर पाई। अब सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन मोर और लेस स्थिर बना हुआ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्चा है, वो गिर रहा है, तो ये 7% जीडीपी अचीव हुई तो हुई कैसे? इसका कोई व्याख्या इस बजट में नहीं दी गई। उसके अलावा जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के 2 पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, 13.5% की ग्रोथ और 6.3% की ग्रोथ, तो पहले हाफ ईयर में देश की जीडीपी ग्रोथ हुई 9.9%। अगर हम मान भी लें कि 7% की जीडीपी ग्रोथ होगी तो आने वाले जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है उसकी ग्रोथ 4 से 4.5% रहेगी। अर्थात मौजूदा वित्तीय वर्ष में क्वार्टर दर क्वार्टर देश की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 13.5%, दूसरे क्वार्टर में 6.3%, तीसरे क्वार्टर में 4 से 4.5% के बीच और चौथे में भी यही। तो देश क्वार्टर दर क्वार्टर मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ गिरी है। यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुख स्कीम्स में जितना खर्चा करने का सोचती है उतना खर्च भी नहीं कर पाती है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कृषि पर सोचा था सरकार ने कि 83,521 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि इसको रिवाइज कर दिया गया 76,279 करोड़। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, जबकि वास्तविक खर्च हुआ 60,000 करोड़। एजुकेशन पर, शिक्षा, 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, खर्च किया मात्र 99,881 करोड़। हेल्थ पर 86,606 करोड़ की जगह 76,351 करोड़। सामाजिक वेलफेयर पे
51,780 की जगह 46,502 करोड़। शहरी विकास पर 76,549 करोड़ की जगह 74,546 करोड़। डेवलपमेंट फॉर द एससी कम्युनिटी पे 8,710 करोड़ खर्च करने का सोचा था और खर्च किया मात्र 7,722 करोड़। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास पर सोचा था 4,111 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, खर्च किया मात्र 3,874। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट पे बजटरी एलोकेशन किया गया था 1,810 और खर्च किया मात्र 530 करोड़ रुपया। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनने सोचा 1,931 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, इसको रिवाइज करके कर दिया 1,821 करोड़। और आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की ओर से जो डिवोल्यूशन के जो पैसा मिलता है उसमें 3,34,339 करोड़ रुपया देने का उनको ट्रांसफर का बजटरी एस्टीमेट था और दिया मात्र 2,70,936 करोड़। अर्थात ये 64,000 करोड़ रुपया राज्यों का जो हक था उनको नहीं मिला। अब करों की बात करते हैं। कोई मेजर करों में कटौती नहीं की गई, सिवाय जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग ऑप्ट करते हैं उनमें छोटा सा मार्जिनल फेरबदल किया गया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उसमें कोई कटौती नहीं की गई। जो पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके दाम यथावत बने हुए हैं। जो जीएसटी की इरेशनल दरें हैं उसमें कोई रैशनलिटी नहीं लाई गई। और तो और जो केंद्र सरकार बहुत सारे सेसेस इकट्ठे करती है, और ध्यान रहे सेस का पैसा राज्यों को नहीं मिलता है, वो सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। उन सेसेस में भी सरचार्जेस में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट से किसका फायदा हुआ। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश कर रही है उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स है जो कि समय पर कर देते हैं उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। ये बजट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था जिनके पास देश की अधिकांश वेल्थ है। और जो रिपोर्टें आई है ऑक्सफैम की रिपोर्ट या और जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, आपको पता होगा कि 1% भारतीयों के पास देश की कितनी कुल संपत्ति है। हाँ, एक चीज बड़ी स्पष्टता से इस बजट में बाहर निकल के आई कि ये बजट अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी को जरूर फोकस करना चाहता है और उसको एक मेजर बिजनेस हब के रूप में डेवलप करना चाहता है, फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है, वाणिज्यिक सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है। हाँ, जो नए टैक्स रिजीम में जो करदाता कर देते हैं उनको कुछ फायदा मिला, पर ये करके सरकार ये कहना चाह रही है कि जो लोग पुराने कर टैक्स रिजीम में के तहत टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे उनको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है, तो सरकार इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि आप एग्जम्पशंस में इन्वेस्टमेंट मत करो, अपने आने वाले समय के लिए पैसा न मत लगाओ। आर्थिक सर्वे ने साथियों बहुत सी देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। हमें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री उन चुनौतियों का किस तरह सामना करेंगे उसके बारे में विस्तार से अपने बजट भाषण में उल्लेख करेंगे। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो
जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी? क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है, उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।